Okay, so we were at this. If the chairman or the speaker finds the resignation letter not written voluntarily or generally, then the speaker और तो मतलब जो भी रेजिग्नेशन लेटर है voluntarily नहीं लिखा गया है तो अगर genuinely the speaker or the chairman speaker in the case of the Lok Sabha and the chairman Rajya Sabha if he or she found that तो वो मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं कि रेजिग्नेशन लेना है नहीं लेना 104 101 पार्ट 4 says the uh, okay there is absence continuously absent है अगर कोई पर्सन 60 डेज के लिए पार्लियामेंटेरियन तो उसके ऑल द मैच सेशन जो भी हो रहे हैं मीटिंग्स हो रहे हैं तो इस इफेक्ट के साथ देखो जब कैलकुलेट होंगे डेज तो डे ड्यूरिंग द हाउस इज एडजर्न्ड प्रोलॉन्ग देखो कभी भी स्थगित किया गया हो ठीक है वो बुलाया गया हो फॉर मोर देन फॉर कंटिन्यूअस विल नॉट बी काउंटेड ठीक है मूविंग नेक्स्ट अदर केसेस मेरे नंबर हैज़ अ वैकेट है उसको कब भी सीट करनी पड़ेगी वैकेट इलेक्शंस नल एंड वॉइड हो जाएं उसको एक्सपेल कर दिया जाए ठीक है वहाँ से उसको प्रेसिडेंट के लिए या वाइस प्रेसिडेंट के लिए चूज कर लिया जाए है ना ओके मूविंग नेक्स्ट किसी गवर्नर वो किसी स्टेट या किसी यूटी का गवर्नर बन जाए ओके इफ अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज इलेक्टेड इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो भी डिस्क्वालिफाइड पर्सन है अगर उसको इलेक्ट किया जाता है एज अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर इलेक्शन नल एंड वॉइड ठीक है देखो डिस्क्वालीफाई कर दिया फिर से इलेक्ट हो गए तो ऐसा नहीं है कि नल एंड वॉइड कर दो अब इलेक्शन को ठीक है इट इज डन अगेंस्ट अगेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल now coming about the business what the parliament does. Now, conduct of business of House of the Parliament. Auth and affirmation से start करेंगे 99. So it is like 84 clauses states that a person before taking his seat in either किसी भी लेने से पहले कि मतलब राज्यसभा में जाने से पहले लोकसभा में जाने से पहले he should take an oath in the front of the president साहब ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट साहब किसी को अपॉइंट कर दें उसके सामने लेनी पड़ जाए तो दैट इज ऑल्सो द केस ठीक है अब थर्ड शेड्यूल अकॉर्डिंग होनी चाहिए ऑथ ठीक है तो ये हम देख चुके हैं एक बार सारा का सारा नॉट गो दिस फाइन का प्रोविजन है सो डिस्क्वालीफाई नॉट क्वालिफाइड टू सिट मतलब 500 जो है वो बेसिक लाइबिलिटी है तो नथिंग और quorum of the house. Article 100 talks about the quorum and the power of the house to act and put voting to conduct voting. Even if there is a vacancy in the house, the quorum बोलता है कि you can elect, you can do the vote तो किसी अगर वैकेंसी है फिर भी वोटिंग हो सकती है okay sorry now article 100 clause 1 says all questions in any sitting of the houses or any joint sitting of both the houses any sitting of the houses और joint sitting of the houses इसकी both राज्यसभा और लोकसभा इकट्ठे बैठ सकते हैं ठीक है both the houses must be determined by majority of votes बेसिकली होगा कि हमें पता है कि वो मेजोरिटी से ही जीतेंगे अब नॉर्मल इलेक्शन होते हैं उसमें मेजोरिटी से जीता जाता है ठीक है इलेक्शन here is the same similar kind of case एंड जो भी प्रेजेंट हो गए उस समय उनका वोट मैक्सिमम ना ऐसा नहीं है कि अगर 50 लोग एबसेंट है 500 में से और तो अब 50 का वेट करना है कब आने वाले हैं ठीक है एट दैट टाइम पहले नोटिस होता है कि ये कुछ होने वाला है तो उस टाइम सभी आते हैं बीच में ठीक है अब नहीं है कोई दैट डजंट मीन समथिंग है
But in the first instance of voting, the speaker, chairman, or the person who is at the time acting as a speaker should not vote. Okay? The speaker or chairman or the person who is at that time acting as a speaker, मतलब speaker या chairman जो भी होंगे वो वोट नहीं करते उस टाइम, ठीक है? फर्स्ट इंस्टेंस पे देखो, अगर देखो फॉर एग्जांपल 500 बंदा है, 250 यहाँ, फॉर एग्जांपल 100 बंदे एब्सेंट है, ठीक है, वैकेंट है, सीट्स और एब्सेंट है, वो 400 बच के तो 200, अगर इस 200 और 200 अगर टाई होता है किसी डिसीजन को लेके, 200 यहाँ गए बंदे, 200 यहाँ गए, देन जो एक पर्सन है वो कौन है, वो है हमारे पास जो चेयरमैन और द स्पीकर, ठीक है, द स्पीकर फॉर द लोकसभा एंड चेयरमैन फॉर द राज्यसभा. He or she will be voting only then when there is a tie. ठीक है. 100 clause 2. Either house of the parliament has the power to act even if there is any vacancy in the membership of the house. ठीक है. Uh, Either house means कोई भी हाउस, राज्यसभा, लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एक्ट, काम कर सकते हैं वो, इवन इफ देयर इज अ वैकेंसी इन द मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस. वैकेंसी है फिर भी काम होगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. Also, even if a person who is not entitled to sit on vote in the proceeding of the House and it is later found that he or she sat and voted, the proceeding will be still continue to be valid and the House will go on. ठीक है. समझो एक पर्सन है कोई, उसको देखो बहुत कम होता है. मोर ओवर आई शुड से कि दिया क्यों गया है, ये इसीलिए दिया गया कि ऐसी सिचुएशन अगर आए, अगर 500 बंदा कहीं जगह से एक सिंपल जगह पे बैठ रहा है तो एवरीवन नोज, और वो एक कॉमन पर्पस के लिए बैठ रहे हैं, तो एवरीवन नोज कि हम किस लिए बैठे हैं और मैं इस चीज़ के लिए वैलिड हूँ या नहीं, नहीं तो मैं आता ही नहीं. तो ये जो दिए गए हैं प्रोविजन, दीज आर फॉर जस्ट द रेयर केस. अगर किसी ने गलत वोट कर दिया तो वो पता चला बाद में कि उसको तो भाई पावर ही नहीं थी, एंटाइटल्ड ही नहीं था वो बैठने की और वोट देने की, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि दोबारा से वोटिंग होगी, वो स्टिल भी कंटिन्यू, ठीक है. 103 prescribes that even if 10% of the total membership of the house is present, the house can function. देखो 500 में से अगर 85 बंदे बैठे हैं तो इट कैन फंक्शन, ठीक है. तो कॉरम की बात करूँ तो लोकसभा के लिए 55 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के लिए 25 मेंबर्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट होनी चाहिए मिनिमम. 100 क्लॉज फॉर कॉरम अगर मीट नहीं करता तो जो चेयरमैन या स्पीकर है वो कैन सस्पेंड द मीटिंग है अंटिल कोई नेक्स्ट कॉरम आ जाए. विल नॉट गो अपॉन द सैलरीज, क्या क्या सैलरीज हमें कोई लेना देना नहीं है उनकी सैलरीज से. पावर्स प्रिविलेज से भी नहीं लेना देना. तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड विल फर्दर सी द प्रिविलेज की क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है, द कलेक्टिव एंड द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, importance of parliamentary privileges. Okay, so these privileges, so there is general principle that privileges of parliament are granted to members in order. ठीक है. Okay, now moving next, the source of parliamentary privileges. कहाँ से है सोर्स, आर्टिकल से आती है सोर्स, लॉज से, रूल्स जो बनाए गए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, और सम पुराने जो कन्वेंशन से. So collective privileges और individual privileges. We'll just see now 1053 में आ रहा है. 1053 said Parliament can define its own privileges under Article 105 Clause 3. The Parliament can define the powers and privileges of the Parliament. It simply means that the Parliament has the power to make laws about the privileges of its all members. So basically वो खुद के law बना सकते हैं Parliament.
Framers of the Constitution had provided for the same powers and privileges for members in House of Committees as were possessed and enjoyed by the House of Commons in the common commencement of the Constitution. ठीक है, बेसिकली जो उस टाइम एंजॉय किए जाते थे जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको वही सेम उन्होंने कर दी. Now, 44th Constitutional Amendment, Article 1053 is removed, amended. No, not it is just removed directly. Now, no law defining the privilege has been made by Parliament so far. ठीक है, प्रिविलेज के अकॉर्डिंग कोई लॉ नहीं बना अभी तक. और सैलरी अलाउंस वो देखते हैं ऑन प्रोसीडिंग्स, नथिंग वरी अबाउट. कोर्ट कैन जस्ट इंक्वायरी की वैलिड है कि नहीं. ट्रू रिपोर्ट प्रोसीडिंग ओके बेस्ड ऑन लॉज. CRPC 1908 we don't have to lay down on that. Easier preventive detention we have done na. This also we have done. कोर्ट इम्यूनिटी इंडिविजुअल प्रोसीडिंग अगर देखो ना तो बोलने की इजाज़त है आपको हाउस में. ठीक है, एक्सेप्शन ये है 118 के अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा आपको. We'll see what it is. Conduct of judges of the Supreme Court and High Courts also cannot be discussed unless there is a motion of presenting an address to the President for the removal of that judge. मतलब बेसिकली जज और के खिलाफ बोलने से पहले आपको एसेट लेना पड़ेगा अगर आप स्पेशली प्रेसिडेंट को नहीं कर रहे एड्रेस. कोर्ट प्रोड्यूस प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिलती है 105. ठीक है, ओके. वोटिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी कर ले वहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो सकता जब तक पार्लियामेंट चल रही है. प्रोटेक्शन टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर. Whoever is the presiding officer of the house, she will not be in the jurisdiction of any court in the country for any action he should be taken during the अपनी ड्यूटीज करने के लिए कोई भी एक्शन लिया हो उसने उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं देखा जाएगा. ठीक है, तो 10th शेड्यूल हमने देखा हुआ है. अगेन रिपीटेड. Anyone can take part in the proceedings. Attorney General has a right to participate. प्रोसीडिंग बोथ विदाउट वोटिंग. देखो ये है जो हम बात कर रहे थे कि कोई पर्सन वोट कर दे आके फिर भी बाद में पता चलेगी वोट जो है वो गलत था फिर भी उसको पावर दी जाए उसकी कि कर लो वोट. लेकिन एज ए पावर नहीं, मतलब उसके वोट गलत वोट के बाद भी वो जो डिसीजन था दोबारा से वोटिंग नहीं होती. डजंट मीन कि दोबारा से वोटिंग होगी. तो डायरेक्टली वही जो डिसीजन पहले लिया गया था वही लिया जाता है अनलेस एंड अनटिल कुछ भारी मतों में चेंज ना हो जाए. क्योंकि उसके अकेले से अगर कोई जीत रहा है तो देयर इज अ चांस कि हो जाए अकेले से. ठीक है, The President does not enjoy parliamentary privileges. The President is not entitled for any parliamentary privileges even though he or she is a part of the Parliament. Now, moving further, based on the convention and rules of procedure, judicial proceedings है. ठीक है, breach of privilege, the House. When the rights of the parliamentarians and their immunities is disregarded or attacked, the offence is called breach of privilege and it is a punishable. ठीक है, contempt of the house. ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए हाउस को अगेंस्ट द डिग्निटी. ठीक है, डिफेमेट किया जाए उसको. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो हम देखते हैं. सो ऑल ब्रीचेस ऑफ प्रिविलेज आर कंटेम्प्ट. ठीक है, ब्रीच किसी भी तरीके से करो आप, ठीक है, वो कंटेम्प्ट माना जाएगा. ठीक है, बेइज्जती करो उसको, मतलब किसी मतलब बेसिकली उनके राइट्स को किसी भी तरह से हार्म करो तो वो ब्रीच माना जाएगा. बट कंटेम्प्ट जो होंगे वो ब्रीच नहीं होंगे. ऑल द कंटेम्प्ट्स
एग्जाम्पल हम देखते हैं, if someone were to obstruct an MP in carrying out their role, that might necessarily not be a breach of privilege, but it could be a contempt. समझ रहे हैं आप? एमपी को अगर रोका जाए काम करने से तो वो ब्रीच तो होगा, सॉरी, नेसेसरली ब्रीच नहीं है क्योंकि आप हाउस को नहीं रोक रहे हो, आप सिर्फ एक एमपी को रोक रहे हो, बट कंटेम्प्ट तो है ही ना, आप बेसिकली आप काम को ही रोक रहे हो उसके, दैट्स व्हाई। मूविंग नेक्स्ट, द हाउस डिसाइडेड ऑन ब्रीचेस ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट केस बाय केस बेसिस भी देखते हैं। कमेटी ऑफ प्रिविलेज है बनी हुई प्रोटेक्टिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इम्प्रिजनमेंट है या अनदर जो भी ऑफेंसेस के लिए सजा होती है। इम्पोजिशन ऑफ फाइन नथिंग मैटर्स, पनिशमेंट इट्स ऑन मैटर। ओके, अगर मेंबर्स ही कर देते हैं तो उनको पनिशमेंट भी है इसके लिए। ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट, okay, 89 and 92 are related to the office of chairman and deputy chairman of council of states, means the Rajya Sabha itself. Okay, vice president of India is the ex officio member or ex officio chairman of the Rajya Sabha. ठीक है, whenever the office of the deputy chairman is vacant, किसका deputy chairman का ऑफिस वैकेंट रहेगा, the Rajya Sabha members must elect from among, अपने आप में से किसी को चुन लेना डेप्यूटी चेयरमैन के लिए। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे। वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट सभी को पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे तो एस वी कृष्णमूर्ति राव साहब। They are not chairmen of राज्यसभा, नथिंग मैटर इतना। सो रिमूवल अगर देखो आप चेयरमैन का राज्यसभा का, सो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए उसके लिए आपको इन द राज्यसभा ऑफ कोर्स। तभी मूव किया जाएगा वो जो भी है। ठीक है, देखो रेजोल्यूशन आने के लिए क्या है, रेजोल्यूशन आने के लिए आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, बट अगर एब्सोल्यूट मतलब ठीक सारी की सारी, ठीक है, मेजोरिटी मैक्सिमम, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक मेजोरिटी होती है 1/3 एंड वन मेजोरिटी होती है 2/3। ठीक है, सो कहीं में होता है कि आपको सिर्फ 30% मेजोरिटी से चल जाएगा, एक होता है 60% से ही चलेगा, कुछ केसेस होते हैं। सो सम ऑफ द केसेस के लिए मतलब स्पेशल मेजोरिटी लगती है, कईयों में सिंपल से ही हो जाता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अगर रेजोल्यूशन आ गया तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। ठीक है, सो डिप्टी चेयरमैन की बात करें 89, सो स्टेट्स द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, थ्री कंडीशन में द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन अगर वैकेंट है तो क्या होगा। सो इफ द डिप्टी चेयरमैन स्टॉप्स बीइंग द मेंबर ऑफ द हाउस, देखो अगर डिप्टी चेयरमैन है स्टॉप्स बीइंग मेंबर ऑफ द हाउस, देन ही शी विल आल्सो स्टॉप बीइंग डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अगर वो मेंबर नहीं है हाउस का तो वो बेसिकली अगर मेंबर ही नहीं रहा तो वो डिप्टी चेयरमैन कहाँ से बन जाएगा। अगर वो रिजाइन कर दे, ठीक है, तो अगर उनको रिमूव कर दिया जाए प्रपोजल या रेजोल्यूशन पास करके, पर उसके लिए आपको एडवांस नोटिस हमेशा देना पड़ता है। हायरार्की ऑफ ऑफिस, देखो हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी वजह से वैकेंट हो जाता है एनी रीज़न, तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन जो हैं, सॉरी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और हम वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो संभालते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है,
जो पोस्ट होती है उस टाइम के लिए। तो उस टाइम के लिए अगर संभालते हैं वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट साहब की पोस्ट, तो जब चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होगी तो उसको डिप्टी चेयरमैन देखेंगे, ठीक है। और अगर डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ मेंबर। देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एक मेंबर को, आप डिप्टी चेयरमैन बन जाओ या फिर चेयरमैन के लिए, ठीक है। Deputy chairman will perform the duties of the chairman if the chairman is absent। किसी भी कारण से अगर चेयरमैन नहीं है, रीजन से एब्सेंट है, ठीक है, तो फिर डिप्टी चेयरमैन करेगा। अगर डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट करेंगे, मतलब किसी का चुनाव, ठीक है। अब अगर डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट विल से किसी में 500 बंदों में से राज्यसभा के एक को चूज कर लो कि यू हैव टू बी परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन, ठीक है। Okay, when the chairman presides over the house, the deputy chairman is just like an ordinary member of the council and enjoy the rights of an ordinary member। अगर चेयरमैन साहब हैं तो वो डेप्यूटी चेयरमैन जो होगा ही कैन एक्ट ही विल एक्ट एज ए नॉर्मल पर्सन, ठीक है। नॉर्मल पर्सन नहीं, नॉर्मल जो मेंबर है उनकी तरह वही राइट्स यूज करेंगे वो, ठीक है। नथिंग मोर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैकेंट एंड एब्सेंट। वैकेंट मीन्स है ही नहीं कोई, एनी रीजन, इलेक्शन खत्म हो गया, टेंडर उसका टेंडर खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई। एब्सेंस मीन्स कि वो किसी ना किसी बीमारी की वजह से, टूर की वजह से, ट्रीटी की वजह से, एनी एनी ऑफिशियल वर्क की वजह से है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। जस्ट लाइक द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन कैसे होंगे, जस्ट लाइक द चेयरमैन ही शी कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द हाउस इफ द रेजोल्यूशन अगर नहीं आता, रेजोल्यूशन को आना पड़ेगा, उसको पास होना पड़ेगा, ठीक है। So it is a panel of vice president of Rajya Sabha। So under the rules of Rajya Sabha, in the duty of the chairman to nominate a member of Rajya Sabha as a member of the panel of vice chairpersons of Rajya Sabha। तो मतलब number of some persons को nominate किया जाता है उसके लिए, ठीक है। Speaker and deputy speakers। अगेन 1921 में स्टार्ट हुआ था ये कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नाउ स्पीकर को उस टाइम पे प्रेसिडेंट बोला जाता था एंड डिप्टी स्पीकर को डिप्टी प्रेसिडेंट। 1947 के बाद चेंज हुआ ये। ओके। Now Governor General of India in 21 appointed Frederick White and Sachinand Sinha as the first president and deputy presidents। President was Frederick Saab and Sachinandan Saab को Frederick and Sachinandan Sinha साहब को वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी डेप्यूटी प्रेसिडेंट। कहाँ पे, सेंट्रल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्लियामेंट। ओके। ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट स्पीकर जो इंडियन थे, मतलब देखो स्पीकर तो ये एज अ प्रेसिडेंट तो यही है फिलहाल, पर ये ब्रिटिश इंडिया था। आफ्टर ब्रिटिश इंडिया, सॉरी आई मे बी मिस्टेकन, इन द ब्रिटिश एरा फर्स्ट जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश 1921 में, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे या फिर स्पीकर थे वो थे फ्रेडरिक। अब ब्रिटिश एरा ही लगा है, ठीक है अभी भी, लेकिन इंडियन जो पहला बना वो थे विट्ठल भाई जे पटेल, ठीक है। प्रेसिडेंट स्पीकर को चेंज कैसे किया गया, प्रेसिडेंट
को डेप्यूटी प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट, एक सेकेंड, द नेम्स फ्रॉम प्रेसिडेंट टू स्पीकर, ओके, एंड द डेप्यूटी प्रेसिडेंट टू डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मतलब डेप्यूटी प्रेसिडेंट सेम रहा, बस प्रेसिडेंट को स्पीकर बना दिया, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, देखो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट स्पीकर कौन था या प्रेसिडेंट कौन था, वो फ्रेडरिक था, ब्रिटिश इंडिया। ये इंडियन नहीं था, पर ठीक है। फर्स्ट इंडियन कौन था, विट्ठल भाई जय पटेल, 1925। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन था, गणेश वासुदेव मलवांकर साहब, ठीक है। इलेक्शन टू द ऑफिस, नथिंग इम्पोर्टेंट। तो यार सिमिलर ना, अगर आपने एक पढ़ा है तो आपको सभी समझ आएंगे। इफ यू सी कि डेप्यूटी स्पीकर ने अगर अपनी मेंबरशिप खो दी हाउस में, तो उसको मतलब बेसिक क्या है, अगर आपको किसी हाउस में कुछ बनना है, डेप्यूटी स्पीकर बनना है, ठीक है, तो आपको उस हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। अगर क्लास में मॉनिटर बनना है आपको, तो आपको क्लास में होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप क्लास में ही नहीं है तो आप मॉनिटर भी नहीं बन सकते। अगर आप मेंबर ही नहीं है तो आप डेप्यूटी स्पीकर भी कहाँ से बनेंगे। तो दिस इज क्रिएट्स अ वैकेंसी, और रिजाइन कर दे, ठीक है, स्पीकर। देखो, if the speaker resign from his office by giving her resignation to the डेप्यूटी स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन कर दे स्पीकर को देके, तो फिर दोनों का जो भी है वो वैकेंट हो जाएगा। ऑफ कोर्स बहुत ही कम आते हैं ऐसे। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, उन्होंने रिजाइन ही किया था एक बार, ठीक है। द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर remains in the office for the term of 5 years basically. So it is very important कि जो स्पीकर है remains in the office even after the dissolution of Lok Sabha, until Lok Sabha meets again after the dissolution. Okay. The speaker also has to vacate his office after dissolution of Lok Sabha. ठीक है? क्यों करने को, अभी हमने पढ़ा कि उसको डिसोल्यूट हो भी लोकसभा तो उसको जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना ऑफिस देखेगा। किस केस में जाने की जरूरत हो सकती है, कि अगर वो मेंबर है लोकसभा का, इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर, वो कर के रिजाइन करते, स्पीकर ने डेप्यूटी स्पीकर को दे दिया, ठीक है, रिजाइन। इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी, ठीक है, लोकसभा में, तो इसका नोटिस अगेन। So these are some hierarchy, will not go in this. Removal again, स्पीकर डिप्टी स्पीकर। पावर्स कहाँ से लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो भी रिटर्न है वो, एंड ऑफ कोर्स प्रोसीजर या फिर कंडक्ट जो भी है। स्पीकर की यूनिकनेस देखते हैं हम अभी।